Salam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss the sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. It means POS Act 2013. In this fourth part, I will discuss section 12 to section 15. All sections are very important one. In this part also, I will discuss 17 MCQs, and also I will briefly and very lucidly I will explain section 12 to section 15. You can get good informations and also you can get good questions, and this part is very important one. Already 3 parts already I uploaded, so patiently try to listen my video and get perfect information about section 12 to section 15 of POS Act 2013. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru. My WhatsApp number is there, 832-778-2034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss part 4 of POS Act 2013, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. So in this fourth part, I will discuss 17 MCQs and also briefly explain section 12 to section 15. First one, some MCQs. Question number 1, you see, which of the following is not an interim relief under section 12 of the POS Act 2013? तो सेक्शन 12 ये है जब इंक्वायरी पेंडिंग है, जब रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, इंक्वायरी इज पेंडिंग, तब कुछ इंटरिम रिलीफ मिलता है अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को. ठीक है, तो जो मोलेस्टेड फीमेल एम्प्लॉय को इंटरिम रिलीफ मिलता है. एक रिलीफ है कि जो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय की अग्रीव्ड वोमैन वो अप्रोच करता है कि मुझे लीव चाहिए, तो मैक्सिमम 90 डेज लीव उसको दिया जाएगा, मगर ये जो लीव दिया जाएगा ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा. ठीक है, एज एन एम्प्लॉय जो मैक्सिमम 90 डेज लीव उसको इंटरनल कंप्लेंट कमिटी दे सकता है. यदि अग्रीव्ड वोमैन ये बोल रहा है कि सपोज मेरा जो मेंटल कंडीशन है, कि जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे लीव चाहिए, यदि वो अप्रोच करता है तब इंटरनल कंप्लेंट कमिटी उसको मैक्सिमम 90 डेज लीव देगा, मगर ये लीव एक्चुअली वो एडिशनल है, ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा. ये एक रिलीफ है. सेकेंड इंटरिम रिलीफ है, वो अप्रोच करता है कि मेरा खुद का ट्रांसफर कर दो और जो चार्ज ऑफिसर है उसको भी ट्रांसफर कर दो. सपोज वो अप्रोच करता है आइदर ट्रांसफर मी और ट्रांसफर चार्ज ऑफिसर, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, वो अप्रोच कर सकता है. ठीक है, ये भी एक इंटरिम रिलीफ है. और कुछ अदर रिलीफ्स वो मांगता है, कुछ फैसिलिटीज मांगता है, जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को, उसी के ऊपर है. मगर यहां पर है कि which of the following is not an interim relief under section 12 of the POS Act 2013. ट्रांसफर ऑफ द अग्रीव्ड वोमैन और द रिस्पोंडेंट में अभी बताया कि ये एक एक्चुअली इंटरिम रिलीफ है. यदि अग्रीव्ड जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अप्रोच करता है आईसीसी को कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, कि वो अप्रोच करता है कि जो चार्ज ऑफिसर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसका अप्रोच को आईसीसी रिसीव करता है, कंप्लाई करता है और ऑर्डर निकालता है. ठीक है, और 3 मंथ्स लीव में अभी बताया था, उसको लीव चाहिए तो मैक्सिमम 90 डेज लीव ग्रांट करता है आईसीसी. ठीक है, और वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, ये भी ठीक है. सस्पेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट विदाउट इंक्वायरी, रेस्पोंडेंट मीन्स चार्ज ऑफिसर, वो बोल रहा है कि विदाउट इंक्वायरी रेस्पोंडेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा, ये एक इंटरिम रिलीफ नहीं है. और एनी अदर रिलीफ हैज प्रिस्क्राइब्ड, तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन सी आंसर है, वो ये इंटरिम रिलीफ में नहीं आता है. ठीक है, चलो आगे में सेक्शन 12 को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लीव ग्रांटेड टू द अग्रीव्ड वोमैन अंडर सेक्शन 12 ऑफ पोस एक्ट 2013
is counted within her normal leave balance, is an addition to her normal leave entitlement, is treated as leave without pay, must be adjusted against casual leave. तो यहाँ पर जो मैं बताया था कि उसको मैक्सिमम 90 डेज लीव यदि अग्रीड डोमेन अप्रोच करता है तो उसको मैक्सिमम 90 डेज लीव अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी उसको मैक्सिमम 90 डेज लीव दे सकता है, मगर ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। ये जो लीव बोलेगा वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, एक एडिशनल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज एन एडिशन टू हर नॉर्मल लीव एंटाइटलमेंट, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, who is responsible to implement the recommendations made by the internal committee or local committee under section 12 of POS Act 2013? जो भी आईसीसी की जो एलसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हो कि लोकल कंप्लेंट कमिटी हो, यदि वो कुछ रिकमेंडेशंस करते हैं तो who is responsible to implement the recommendations of ICC or LCC under section 12 of POS Act 2013? लेबर कमिश्नर, एम्प्लॉयर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रेस्पोंडेंट। तो यदि वो कुछ रिकमेंड करते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की लोकल कमिटी रिकमेंड करते हैं, तो इस केस में हु इज रेस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन? एम्प्लॉयर, ठीक है। बेसिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है, वो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है, वो इंप्लीमेंट जो भी आईसीसी रिकमेंड करेगा उसको वो इंप्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली लोकल कंप्लेंट कमिटी में जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। लोकल कंप्लेंट कमिटी यदि जो भी रिकमेंडेशंस करता है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर पोस्ट एक्ट 2013 an aggrieved woman requests relief during inquiry, the IC recommends transfer of the respondent, what is the employer bound to do? यहाँ पर दिया है कि पोस्ट एक्ट 2013 जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 जब इंक्वायरी चल रहा है, नाउ इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, और अग्रीव्ड वुमेन रिक्वेस्ट करता है, इंटरिम रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट करता है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो चार्ज ऑफिसर है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है, जिस ऑफिसर के ऊपर, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो व्हाट इज द एम्प्लॉयर बाउंड टू डू? यहाँ पर एम्प्लॉयर दिया है, बेसिकली जो डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके पास ही पावर है। वो क्या करेंगे? इग्नोर आज इट इज ओनली एडवाइजरी, इंप्लीमेंट एंड सेंड कंप्लायंस रिपोर्ट टू आईसी, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू स्टेट वुमेन्स कमीशन, सीक कोर्ट अप्रूवल। यदि जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रिकमेंड्स करता है कि जो चार्ज ऑफिसर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो किसको रिकमेंड करेगा? मैं वही बताया, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड स्ट्रिक्टली कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द आईसी। आईसी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, the maximum period of leave that can be granted to the aggrieved woman under section 12 of पोस्ट एक्ट 2013, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक इंटरिम रिलीफ है। अग्रीव्ड वुमेन बोल रहा है, जो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय है वो आईसीसी को अप्रोच करता है कि मुझे लीव चाहिए। तो मैक्सिमम कितना लीव दिया जाएगा जो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा? वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 90 डेज। मैक्सिमम 90 डेज लीव दिया जाएगा और वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6, under section 12 of POS Act 2013 the transfer of an employee can be applied to। तो जो सेक्शन 12 में कौन सा एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाएगा? तो यहां पर देखिए, ट्रांसफर के लिए सेक्शन 12 में यदि जो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय है, जो मोलेस्टेड फीमेल एम्प्लॉय है, वो अप्रोच करेगा आईसीसी को कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, वो खुद का ट्रांसफर के लिए अप्रोच करेगा। हो सकता है आईसीसी रिकमेंड करेगा, और वो अप्रोच कर सकता है कि जो रेस्पोंडेंट है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, जो चार्ज ऑफिसर है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको भी आईसीसी रिकमेंड कर सकता है। तो आइदर और
आइदर अग्रीव्ड वुमेन हरसेल्फ और चार्ट ऑफिसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, बोथ अग्रीव्ड वुमेन एंड रेस्पोंडेंट, आइदर और। वो खुद अग्रीव्ड वुमेन बोल रहे मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, आईसीसी रिकमेंड करेगा, और वो डिमांड करता है कि नहीं जो चार्ज ऑफिसर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी चलो सेक्शन 12 को डिस्कस करेंगे। रूल पोजीशन देखिए सेक्शन 12 का, सेक्शन 12 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। इट मीन्स इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, inquiry is pending, some actions actually some actions are there, some actions actually related to the aggrieved female employee or actions of disciplinary authority or competent authority हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट वन, aggrieved woman can request relief, वो जो molested female employee है उसको रिलीफ चाहिए, तो वो किसको अप्रोच करेगा? आईसीसी को अप्रोच करेगा। जहां पर आईसीसी नहीं है वो लोकल कमिटी को अप्रोच करेगा। अच्छा, किस तरीके का रिलीफ मिल सकता है? एक है वो ट्रांसफर के लिए अप्रोच करता है अग्रीव्ड वुमेन कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, कि ये बोलता है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो चार्ज ऑफिसर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। आइदर और, आइदर ट्रांसफर ऑफ अग्रीव्ड वुमेन, और वो डिमांड करता है आईसीसी को कि जो चार्ज ऑफिसर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, एक रिलीफ है। सेकेंड है उसको लीव चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितना लीव मिलेगा उसको? 90 डेज, 3 मंथ्स मैक्सिमम मिलेगा, मगर वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। और एनी अदर रिलीफ वो डिमांड करता है, जैसे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो बोल रहा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, कि रेस्पोंडेंट के साथ कोई भी उसका कॉन्टैक्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट एटसेट्रा। तो ये 3 इंटरिम रिलीफ है, एक ट्रांसफर है, एक लीव है अप टू मैक्सिमम 90 डेज, और एक एनी अदर टाइप ऑफ रिलीफ। तो वो अप्रोच करता है आईसीसी को, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है वो लोकल कमेटी को अप्रोच करता है, ठीक है। और यहां पर दे दिया एक्स्ट्रा लीव बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो अग्रीव्ड वुमेन को मैक्सिमम 90 डेज लीव ग्रांट करता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने, क्या वो उसका लीव अकाउंट से डेबिट होगा? यहां पर ये सवाल आता है। मगर जो लीव जो मैक्सिमम अप टू 90 डेज, उसको तो अप टू 3 मंथ्स लीव उसको जो मिलेगा, उसको रिकमेंड कर सकता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो लोकल कमेटी जो रिकमेंडेशंस करते हैं, बेसिकली जो एम्प्लॉयर, यहां पर एम्प्लॉयर है आपका, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो भी रेकमेंड करेगा उसको इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज बाउंड टू रेकमेंड टू इंप्लीमेंट इट एंड ऑल्सो सेंड द कंप्लाई ऑर्डर टू द आईसीसी, ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी यदि रेकमेंड कर दिया, उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की कंपिटेंट अथॉरिटी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर देम, इट इज बाउंड फॉर देम टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीसी एंड ऑल्सो सेंड कंप्लाई ऑर्डर टू द आईसीसी कि हम कंप्लाई किया, उसको इंप्लीमेंट किया और उसको कंप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉयर also needs to send a report back to the IC or LC confirming that the recommendations have been carried out. एक वो report also send report to the internal complaint committee कि what recommendations actually given to me, it is already implemented, okay, and also it is carried out properly। तो ऐसे वो एक रिपोर्ट देगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, ठीक है। तो ये था सेक्शन 12, जब इंक्वायरी पेंडिंग है सम एक्शन से, ठीक है। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिला। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। अंडर पोस्ट एक्ट 2013, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी मस्ट द आईसी और एलसी सबमिट इट्स फाइंडिंग्स रिपोर्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आता है यदि जो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है उसका इंक्वायरी वो कंप्लीट कर दिया, कि जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो इंक्वायरी खत्म कर दिया, ऑलरेडी इंक्वायरी कंप्लीटेड, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी विद इन हाउ मेनी डेज, ओके, दे सेंड रिपोर्ट,
कितना दिन के अंदर वो रिपोर्ट सेंड करेंगे यदि उनका इंक्वायरी खत्म हो जाता है? कितना दिन के अंदर? सपोज टुडेज डेट, आज इंक्वायरी खत्म हो गया, तो कितना दिन के अंदर वो रिपोर्ट सेंड करेंगे? सपोज आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, वो कितना दिन के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट सेंड करेंगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी विद इन हाउ मेनी डेज आईसीसी सेंड रिपोर्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? विद इन 10 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगा रिपोर्ट। और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के पास जाएगा, मगर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां पर रिपोर्ट किसको जाएगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जाएगा, ठीक है। और लोकल कंप्लेंट कमिटी जो है वहां पर रिपोर्ट किसके पास जाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक है। विद इन 10 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, विद इन 10 डेज आईसीसी और एलसीसी सेंड रिपोर्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर पोस्ट एक्ट 2013, if allegations are proved, the IC or LC can recommend which of the following? यदि जो allegations प्रूव होता है तब जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और लोकल कंप्लेंट कमिटी क्या रिकमेंड करेंगे? यही क्वेश्चन पूछा है। डिसिप्लिनरी एक्शन एज मिसकंडक्ट अंडर सर्विस रूल्स, डिडक्शन फ्रॉम रेस्पोंडेंट सैलरी टू कंपेंसेट अग्रीव्ड वोमेन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर नेग्लिजेंस, रिकवरी ऑफ कंपेंसेशन एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे। तो इसमें देखो, चूज द करेक्ट सेट। सर्विस रूल के हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन होगा यदि एलिगेशन प्रूव होता है डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सेकेंड है डिडक्शन फ्रॉम रेस्पोंडेंट सैलरी टू कंपेंसेट अग्रीव्ड वोमेन, ये ठीक है। आप देखिए सेक्शन 15 में ये भी हो सकता है, जो रेस्पोंडेंट है, जो चार्ज ऑफिसर है, उसका सैलरी से कॉम्पेंसेशन को डिडक्ट किया जाएगा और अग्रीव्ड वोमेन को दिया जाएगा, ये भी ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर नेग्लिजेंस, ये नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर नेग्लिजेंस, ये नहीं है। रिकवरी ऑफ कॉम्पेंसेशन एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे। देखिए, यदि जो चार्ज ऑफिसर है उसका सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा और कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा अग्रीव्ड वोमेन को। सपोज जो चार्ज ऑफिसर है वो क्विट कर चुका है जॉब से, रेजिग्नेशन दे चुका है, इस केस में क्या होगा? अभी तो उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप तो सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा? उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि डायरेक्टली यू पे टू द अग्रीव्ड वोमेन, क्योंकि अभी तो उसका जॉब नहीं है, वो जॉब क्विट कर चुका है, रेजिग्नेशन दे चुका है, सैलरी तो नहीं मिल रहा है। पहले क्या सैलरी मिल रहा है, सैलरी से डिडक्ट करके कंपेंसेशन अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, मगर अभी उसका तो जॉब नहीं है, तो उसको बोल दिया जाएगा, एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, कि आप डायरेक्टली पेमेंट कर दो अग्रीव्ड वोमेन को। सपोज वो पेमेंट नहीं किया डायरेक्ट, तब क्या किया जाएगा? तब क्या होगा? जो लैंड रेवेन्यू, वो जो लैंड रेवेन्यू पेमेंट करता है ना, लैंड रेवेन्यू, तो एरियर के आकार में, ठीक है, रिकवरी ऑफ कॉम्पेंसेशन एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे लैंड रेवेन्यू का एरियर होता है वैसा ही एरियर हो जाएगा और वो रिकवरी करके कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा। ये मैटर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और ये सपोज कोई फीमेल एम्प्लॉय को मोलेस्ट किया और वो एलिगेशन प्रूव हुआ, अभी उसका जॉब नहीं है, उसको इन्फॉर्म किया गया कि डायरेक्टली आप पेमेंट कर दो, ये नहीं किया, तो अभी कैसे पेमेंट करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? लैंड रेवेन्यू को एरियर में दिखाकर वो रिकवरी करके कॉम्पेंसेट करेगा, ओके, अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर पोस्ट एक्ट 2013, if the employer cannot deduct compensation from respondent salary because he has resigned, the correct step is, अभी मैं बताया था कि अभी तो वो जॉब से रिजाइन दे चुका है, चार्ज ऑफिसर जॉब से क्विट कर चुका है, तो अभी जो कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा? उसको तो सैलरी नहीं मिल रहा है, सैलरी से तो डिडक्ट नहीं होगा। तो इस केस में एक स्टेप है कि उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा, आप डायरेक्टली पे कर दो, जो भी कंपेंसेशन आपके ऊपर लगा है तो आप डायरेक्टली वो कंपेंसेशन पेमेंट कर दो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट रेस्पोंडेंट टू पे डायरेक्टली टू द अग्रीव्ड वोमेन।
ठीक है, यदि वो जॉब क्विट कर चुका है, जॉब रेजिग्नेशन दे चुका है, तब उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि डायरेक्टली आप एग्रीड वोमेन को कॉम्पेंसेशन, जो भी कॉम्पेंसेशन लगा है वो आप पेमेंट कर दो डायरेक्टली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, under post act 2013, if the respondent fails to pay compensation even after being directed the IC और LC में, तो 3 ऑप्शंस था। फर्स्ट क्या है, यदि उसके ऊपर चार्ज लगा कि आपको कॉम्पेंसेशन देना है, यदि जॉब में है उसका सैलरी से डेड आउट किया जाएगा जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट। यदि जॉब वो क्विट कर चुका है, रेजिग्नेशन दे चुका है, उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप डायरेक्टली पे कर दो एग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। यदि पे नहीं किया, थर्ड ऑप्शन है, इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, जैसे लैंड रेवेन्यू एरियर है उसको एरियर के आकार में उससे रिकवरी करके एग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ऑर्डर फॉर रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर पोस्ट एक्ट 2013, within how many days must the employer or district officer act on IC और LC recommendations? सपोज इंक्वायरी खत्म हो गया, इंक्वायरी खत्म, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गया उसका 10 डेज के अंदर रिपोर्ट चला गया, यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास चला गया, और लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास चला गया। तो जब रिपोर्ट चला गया तब वो कितना दिन के अंदर एक्शन लेगा? सपोज अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास रिपोर्ट चला गया, सो विद इन हाउ मेनी डेज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्ट अपॉन द रिपोर्ट? यदि रिपोर्ट ऑलरेडी रिसीव बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, देन विद इन हाउ मेनी डेज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल इनिशिएट एक्शन? ये क्वेश्चन है। यदि लोकल कंप्लेंट कमेटी रिपोर्ट दे दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, सो विद इन हाउ मेनी डेज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल एक्ट ऑन इट? तो वो है 60 डेज। याद रखिए, दो कंफ्यूजन नहीं होना है। जब इंक्वायरी खत्म हो गया 10 डेज के अंदर आईसीसी और एलसीसी रिपोर्ट दे देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, और एलसीसी केस में है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। और जब रिपोर्ट आ जाएगा, सपोज आज रिपोर्ट रिसीव किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, तो विद इन हाउ मेनी डेज दे एक्ट ऑन द रिपोर्ट, दे इनिशिएट एक्शन ऑन द रिपोर्ट? कितना दिन के अंदर वो एक्शन लेंगे? 60 डेज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following best describes the scope of recommendations under section 13 of post act 2013 when allegations are proved? यदि allegations prove होता है तब दो मेन एक्शन होता है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है और एक है मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। उसके ऊपर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इंपोज होता है बेसिकली किसके ऊपर? जो चार्ज ऑफिसर के ऊपर, कि आपको एग्रीव्ड वोमेन को कॉम्पेंसेट करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि एलिगेशन प्रूव होता है तो ये दो पनिशमेंट, की डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, सर्विस रूल में जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जैसे माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी वो लगेगा, और बाकी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन लग सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which statement is false under section 13 of post act 2013? which statement is false? IC और LC must submit inquiry report within 10 days, ये तो ठीक है। एम्प्लॉयर मस्ट एक्ट विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग रिकमेंडेशंस, जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव होगा तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और उस साइड में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कितना दिन के अंदर एक्शन इनिशिएट करेंगे? 60 डेज के अंदर। कॉम्पेंसेशन कैन बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अल्टीमेटली, ये भी ठीक है। आईसी और एलसी कैन डायरेक्टली टर्मिनेट द रेस्पोंडेंट इफ एलिगेशंस आर प्रूव्ड, ये नहीं है, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अदर थ्री जो ऑप्शन से करेक्ट है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग वन। ठीक है, फॉल्स वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए सेक्शन 13 को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 रूल पोजीशन को देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर है। फर्स्ट वन, रिपोर्ट ऑफ सबमिशन विद इन 10 डेज। मैं अभी बताया था यदि इंक्वायरी खत्म हो गया तो विद इन 10 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी द रिपोर्ट मस्ट सेंड टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
और यदि जो आईसीसी नहीं है, एलसीसी है, लोकल कंप्लेंट कमिटी है, देन विद इन 10 days रिपोर्ट मस्ट सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, और प्राइवेट केस में विद इन 10 days रिपोर्ट मस्ट सबमिट टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, क्लियर? तो वही मेंशन है। तो एक और जो रिपोर्ट, जो इंक्वायरी रिपोर्ट, एक एक कॉपी, जो रिपोर्ट अभी भेजा जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, और वहां पर लोकल कंप्लेंट कमिटी केस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, तो वहां पर एक एक कॉपी अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाएगा, और इस साइड में जो चार्ज ऑफिसर को भी एक एक कॉपी दिया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं यही है। ठीक है, क्लियर? इफ एलिगेशंस नॉट प्रूव्ड, यदि एलिगेशंस प्रूव नहीं होता है, तो जो आईसी और एलसी रिकमेंड, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हो और लोकल कंप्लेंट कमिटी रिकमेंड करेंगे नो एक्शन रिक्वायर्ड। ओके, द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू टेक डिसिप्लिनरी और मॉनेटरी एक्शन। तो वो बाउंड नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट में होगा, रिपोर्ट में मेंशन हो गया कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, तब उस केस में एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पावर नहीं है कि वो एक कोई ना कोई एक डिसिप्लिनरी एक्शन और मॉनेटरी एक्शन वो इंपोज करेंगे, उनके पास पावर नहीं है। यदि एलिगेशंस प्रूव होता है, यहां पर दे दिया, देखिए, एलिगेशंस प्रूव होता है, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ओके, एलिगेशंस प्रूव होता है, तो जैसे माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी है, वो पेनल्टीज है। जैसे पेनल्टीज आप देखिए, आपका सीसीएस, सीसीए रूल्स, रूल पोजीशन देखिए 11, 10 है पनिशमेंट। आप ये जो देखिए क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स, सीसीए रूल्स आप देखिए, ठीक है, 1965, उसमें आप देख लीजिए रूल 11 पेनल्टीज के ऊपर है, ठीक है नहीं? क्लियर? तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और सेकेंड वन इसमें मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन लग सकता है। मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन क्योंकि डिडक्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट सैलरी और वेजेस एंड पे इट टू द अग्रीव्ड वुमेन और हर लीगल हेयर। यदि अग्रीव्ड वुमेन के पास नहीं जाएगा तो लीगल हेयर को दिया जाएगा। आज पर सेक्शन 15, अभी सेक्शन 15 को हम डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रॉमा, कैरियर लॉस, एक्सपेंसेस, इसको बियर करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन जो चार्ज ऑफिसर पेमेंट करेगा। ठीक है, जो चार्ज, जिस पर्सन के ऊपर चार्ज लगा है वो पेमेंट करेगा कॉम्पेंसेशन टू द अग्रीव्ड वुमेन और टू द अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दो चीज है इफ एलिगेशंस आर प्रूव्ड, एक डिसिप्लिनरी एक्शन, एक मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। ठीक है, स्पेशल केस में देखिए, स्पेशल केस में मैं बताया था कि यदि सैलरी, तो जो कॉम्पेंसेशन है सैलरी से डिडक्ट होगा। यदि वो जॉब क्विट कर चुका है, जॉब से रेजिग्नेशन दे चुका है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि डायरेक्टली आप कॉम्पेंसेशन पे कर दो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। यदि वो पेमेंट नहीं किया तब वो एक्चुअली सेंड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, जैसे जो लैंड रेवेन्यू एरियर है, एरियर के आकार में, लैंड रेवेन्यू एरियर के आकार में वो रिकवरी करेगा और पेमेंट करेगा अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। समझ में आया? तो ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और जब रिपोर्ट आ जाएगा, ये जो टाइमलाइन फॉर एक्शन, जब रिपोर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि रिपोर्ट आ जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, वो 60 डेज के अंदर रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेगा। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यदि रिपोर्ट आ जाता है एम्प्लॉयर जो मालिक है, तब वो 60 डेज के अंदर एक्शन लेगा रिपोर्ट के ऊपर। और सिमिलरली लोकल कंप्लेंट कमिटी, जहां पर आईसीसी नहीं है, वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास रिपोर्ट चला जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी विद इन 10 days। तो जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास रिपोर्ट जाएगा, वो 60 डेज के अंदर रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, तो सेक्शन जो 13 है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंक्वायरी के ऊपर है, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अंडर सेक्शन 14 ऑफ पोस्ट एक्ट 2013, व्हेन कैन एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट? When the action can be taken? Whenever the complaint cannot be substantiated, if the complaint is found malicious or knowingly false, if the respondent is acquitted in court, if there is no documentary proof. When can action be taken against the complainant? Complainant यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा है कि जो पर्टिकुलरली फीमेल एम्प्लॉय बोल रहा है कि मुझे मोलेस्ट किया गया है, कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ओके, सो आई एम सेक्सुअली हरास्ड, कि आई एम मोलेस्टेड वो दिया, मगर वो
कब एक्शन होगा उसके अगेंस्ट में, जो कंप्लेन किया, जो फीमेल एम्प्लॉय कंप्लेन किया उसके अगेंस्ट में कब एक्शन होगा, यदि वो जो कंप्लेंट किया है यदि वो मैलिशियस है, नोइंगली फॉल्स है, एक्चुअली वो फॉल्स कंप्लेंट किया है, ठीक है। तो फॉल्स कंप्लेंट जब करेगा तो उसी के ऊपर एक्शन होगा, ठीक है। ये अंडर सेक्शन 14 में क्लियरली मेंशन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statements is false under section 14 of POS Act 2013? False or malicious complaints can invite action under service rules. A mere inability to prove complaint amounts to a false complaint. Malicious intent must be established before punishing a complainant. Even witnesses giving false evidence can be punished. तो वही जो सेक्शन 14 बोल रहा है, यदि जो कंप्लेनेंट है वो फॉल्स कंप्लेंट किया है तो सर्विस रूल के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन होगा। यदि कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो फॉल्सली एक्चुअली सी इम्प्लीकेटेड समवन, इम्प्लीकेटेड एनी मेल एम्प्लॉय, और वो फॉल्स है, जो भी वो चार्ज लगाया फॉल्स है, तो उसके ऊपर सर्विस रूल के आकार में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। और ये जो सेकेंड वन है, ए मियर इनएबिलिटी टू प्रूव कंप्लेंट अमाउंट्स टू फॉल्स कंप्लेंट, ये एक्चुअली फॉल्स है। देखिए कभी कभी क्या है, ए मियर इनएबिलिटी, जो कंप्लेंट किया गया उसको प्रूव नहीं किया, क्योंकि उसमें जो एविडेंस था वो वीक था, एविडेंस वीक था। तो जो एविडेंस वीक के वजह से वो कंप्लेंट जो फीमेल एम्प्लॉय ने किया था वो प्रूव नहीं हो पाया, तो उसको हम फॉल्स कंप्लेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कंप्लेंट किया मगर एविडेंस वीक हो गया, देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस, ठीक है। तो उस केस में वो जो कंप्लेंट किया था वो प्रूव नहीं हो पाया, तो हम नहीं मानेंगे कि ये फॉल्स कंप्लेंट है। मैलिशियस इंटेंट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, अच्छा यदि मैलिशियस इंटेंट है, यदि कुछ ऐसा प्रूव आया कि जो फीमेल एम्प्लॉय ने जो सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज लगाया वो मैलिशियस है, वो फॉल्स है, मगर उसको थॉरोली प्रूव किया जाएगा। यदि वो प्रूव हो जाता है कि ये जो कंप्लेनेंट जो कंप्लेन किया था सेक्सुअल हरासमेंट का ये फॉल्स है, तब जाकर वो कंप्लेनेंट के ऊपर एक्शन होगा। समटाइम्स यदि विटनेस जो है, यदि वो कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है और बाद में पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया वो फॉल्स है, उसके ऊपर भी एक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब है, तो इसमें एक्चुअली फॉल्स दिया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए सेक्शन 14 ऑफ द पोस एक्ट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस, ये है। तो व्हेन आईसी और एलसी फाइंड्स कंप्लेंट टू बी फॉल्स और मैलिशियस, कि यहां पर देखिए तीन ऑप्शन है, द कंप्लेंट वाज मैलिशियस, बैड इंटेंट में कंप्लेंट किया गया। सपोज कोई गवर्नमेंट बेसिकली फीमेल एम्प्लॉय ने फॉल्स कंप्लेंट किया एक मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, और बाद में पता चला कि फॉल्स था, और कंप्लेनेंट नोइंगली मेड ए फॉल्स, जानबूझकर वो कंप्लेन किया था कि टू टार्निश द इमेज ऑफ द कंसर्न मेल एम्प्लॉय, और द कंप्लेनेंट सबमिटेड फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, जो लेडी एम्प्लॉय, जो फीमेल एम्प्लॉय, वो जो कंप्लेन किया था वो कुछ फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया था, ये सब प्रूव हुआ, तो इस केस में उसी कंप्लेनेंट के ऊपर एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। डिसिप्लिनरी एक्शन would be initiated against her because she has given false complaint, she has submitted forged or misleading documents, or knowingly she made false complaint to tarnish the image of the particular male employee, ठीक है। तो इस केस में then the IC or LC may recommend to the employer or district officer to take action against such complainant. Action will be as per service rules, or if no rule exists, in the prescribed manner. इंपोर्टेंट सेफगार्ड क्या है, कभी कभी कुछ केस में सपोज फीमेल एम्प्लॉय ने कंप्लेन किया मगर वो सही तरीके से प्रूव नहीं हो पाया, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ विटनेस, कि ड्यू टू वीक एविडेंस वो कंप्लेंट प्रूव नहीं हो पाया, तो ये नहीं होगा कि वो फॉल्स कंप्लेंट दिया था, उसको हम नहीं मानेंगे, वो कंप्लेंट दिया सही है मगर वो प्रूव नहीं हो पाया। तो मियर इनएबिलिटी टू प्रूव ए कंप्लेंट, लैक ऑफ एविडेंस और वीक केस इज नॉट कंसिडर्ड मैलिशियस, इसको हम मैलिशियस नहीं बोलेंगे। अच्छा, बिफोर पनिशिंग, जो यदि कुछ हम चेक करेंगे कि ये जो
फीमेल एम्प्लॉय ने जो कंप्लेन किया एक मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो फॉल्स है, उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, थॉरोली इंक्वायरी किया जाएगा। और थॉरोली इंक्वायरी करने के बाद यदि जस्टिफाई हुआ कि जो फीमेल एम्प्लॉय ने जो एलिगेशन लगाया था मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो फॉल्स है, तब जाकर सर्विस रूल के हिसाब से वही कंसर्न फीमेल एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मगर थोरो प्रूफ होना चाहिए कि वो जो लेडी एम्प्लॉय ने जो चार्ज लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट का कि मॉलेस्टेशन का वो फॉल्स है। ठीक है। और यदि विटनेस भाई यदि कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तब उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो वही है, कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है और कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो विटनेस को पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। सर्विस रूल में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा यदि वो विटनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है। तो ये है सेक्शन 14। सेक्शन 14 मीन्स क्या, कौन सा टाइम में यदि जो फीमेल एम्प्लॉय है यदि वो कुछ मैलिशियस और नोइंगली और इट मीन्स वो सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन देता है कोई कंसर्न मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो अब इस केस में यदि वो थोरो प्रूव होने के बाद वो जो कंप्लेन किया था वो फॉल्स होता है तब उसके ऊपर कंप्लेनेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सिमिलरली यदि विटनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि विटनेस यदि कोई आउटसाइड अदर केस में यदि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तब उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन 16, which of the following is not a factor for determining compensation under section 15? कुछ फैक्टर्स है जैसे एलिगेशन प्रूव हुआ तब वहां पर एक कॉम्पेंसेशन इंपोज होता है चार्ज ऑफिसर के ऊपर, आपको कॉम्पेंसेशन देना है। तो कौन सा फैक्टर है, which factors basically determining compensation? यहां पर दिया है मेंटल ट्राउमा एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, ये एक फैक्टर है। लॉस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये भी है। कॉस्ट ऑफ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, ये भी है। मैरिटल स्टेटस ऑफ द अग्रीव्ड वुमन, ये नहीं है। ये फास्ट तीनों फैक्टर्स है कि सपोज मेंटल ट्राउमा हुआ कि इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, ओके, जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ मोलेस्टेशन के वजह से बेसिकली द कंसर्न फीमेल एम्प्लॉय इज इन ट्रॉमेटिक कंडीशन एंड फेसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, और लॉस कैरियर अपॉर्चुनिटीज कि सपोज सी गोज फॉर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट एंड बियर द कॉस्ट। ठीक है। तो इसके वजह से कॉम्पेंसेशन इंपोज होगा रेस्पोंडेंट चार्ज ऑफिसर के ऊपर। ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक फैक्टर नहीं है जो कॉम्पेंसेशन कलेक्ट किया जाएगा रेस्पोंडेंट चार्ज ऑफिसर से और पेमेंट किया जाएगा अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को। आज का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कॉम्पेंसेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ पोस्ट एक्ट इज करेक्ट? इट मस्ट ऑलवेज बी पेड इन लम सम, it can be paid either lump sum or in installments depending on feasibility, it is payable only if the respondent agrees, it is fixed by the court, not IC or LC. ऑप्शन बी, यदि कॉम्पेंसेशन इंपोज होता है रेस्पोंडेंट के ऊपर चार्ज ऑफिसर के ऊपर तो वो आइदर लॉम सम में दे सकता है और इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। जो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय को वो जो पेमेंट करेगा आइदर लॉम सम में दे सकता है, एक बार दे सकता है, और उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 क्या है, तो जो यदि एलिगेशन प्रूव हुआ सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड मोलेस्टेशन रिलेटेड एलिगेशन प्रूव हुआ तब दो एक्शन लिया जाता है। एक डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पेनाल्टीज लगेगा, और एक है कॉम्पेंसेशन इंपोज होगा। मगर कॉम्पेंसेशन के लिए क्या फैक्टर्स है, व्हिच फैक्टर्स बेसिकली डिटरमाइनिंग द कॉम्पेंसेशन and the compensation must be given to the aggrieved female employee by the charged officer, क्या फैक्टर है? तो ये सब फैक्टर का मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग, क्योंकि जो फीमेल एम्प्लॉय जो मॉलेस्टेशन जो फेस किया, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया उसमें वो मेंटली टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस को फेस किया, और एक कैरियर उसके वजह से उसका कैरियर खराब हुआ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सी लॉस कैरियर अपॉर्चुनिटीज की। थर्ड वन मेडिकल एक्सपेंसेस, सपोज वो कुछ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लिया, वो सपोज कुछ मैडनेस आ गया, कुछ डिसमेंटल कंडीशन में चला गया और उसमें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट हुआ, कॉस्ट बियर किया, तो इसके वजह से कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा चार्ज ऑफिसर को ऊपर। फेयरनेस
फेयरनेस क्या है? यदि रेस्पोंडेंट वेल्दी है, जो चार्ज ऑफिसर वो वेल्दी है, उसके हिसाब से उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, पे मोर। यदि जो चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर चार्ज लगा है यदि वो वेल्दी है, ये प्रूव हुआ, तो वो ज्यादा कॉम्पेंसेशन देगा। ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट का बात जब आता है, कैसे पेमेंट होगा कंपेंसेशन? क्या लॉमसम में ओनली पेमेंट होगा? ना, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। सो बोथ, आइदर इन लॉमसम और इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो ये जो कॉम्पेंसेशन के ऊपर जब आता है, तो अब हम सेक्शन 15 को चलेंगे। ठीक है। क्योंकि मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन क्यों देगा चार्ज ऑफिसर? क्योंकि ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट, ड्यू टू मोलेस्टेशन, okay, due to sexual oppression, in this case actually she suffer mentally and physically, and also goes for psychiatric treatment, and she lost career opportunities, she bear medical cost, she bear medical expense, so इसी के वजह से compensation impose होगा। ठीक है, चार्ज ऑफिसर के ऊपर। क्लियर? ये सेक्शन पोजीशन को आपको याद रखना है। तो ये सेक्शन मैं आज डिस्कस किया, सेक्शन 12 टू सेक्शन 15 पोस्ट एक्ट 2013 का, और इसमें 17 एमसीक्यू और ईच सेक्शन को मैं एक्सप्लेन किया। सो आज इतना ही है। थैंक यू। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल।